हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ। ये वीडियो मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी एक्चुअल में होता क्या है और एक्टिव डायरेक्टरी कंसेप्ट क्या है। दोस्तों, मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैं हर वो चीज़ दिखा सकूँ जो एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू हम पॉसिबल कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, या फिर हम एक्टिव डायरेक्टरी टूल में कैसे क्या क्या चीज़ें हम फिल्टर आउट कर सकते हैं या फिर हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करके दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी टूल दोस्तों हम 3 प्रकार से ओपन कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो सर्वर मैनेजर है, जहां से आप टूल्स पे क्लिक करके आप देख सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स मिल जाएगा। लेकिन शर्त यही है दोस्तों कि आपके सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरी बात, वो जो सर्वर है वो डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए या फिर एज ए डोमेन कंट्रोलर वो प्रमोट होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, हम स्टार्ट में जाएंगे, या तो इधर हम यहाँ पे जो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड ऑप्शन है एक्टिव डायरेक्टरी वो यहाँ पे मिल जाएगा। एल्स आप यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी आप टाइप करोगे, मैं एक्टिव यूज किया हूँ, वहाँ पर एक्टिव बोल के एक्टिव डायरेक्टरी आ चुका है। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट एंड शॉर्टेस्ट वे आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि आप क्या करना है, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, पावरशेल ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपको एक कमांड टाइप करना है dsa.msc dsa.msc और हिट कर देना है एंटर को। जी हाँ, एंटर हिट करते ही मुझे एक्टिव डायरेक्टरी टूल ओपन हो जाएगा मेरे मशीन पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे मशीन पे एक्टिव डायरेक्टरी टूल ओपन हो चुका है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो इस ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में हम क्या देखते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हम इसमें देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है फाइल। फाइल के अंदर हमें मिलेगा ऑप्शन और एग्जिट। एज वी ऑल नोस, एग्जिट मतलब कि हम पूरे एप्लीकेशन के या फिर टूल के बाहर निकल जाएंगे, तो हमें एग्जिट पे क्लिक नहीं करना है, जब जरूरत हो तब कर सकते हो। और इसके अंदर अगर एग्जिट करना हो तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो दोस्तों, तो वो शॉर्टकट और भी इजी रह जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे डिलीटेड फाइल्स हैं और ये कैशे चेंजेस टू द व्यू ऑफ कंसोल फॉर द सेव्ड इन योर प्रोफाइल। द फाइल्स इन योर प्रोफाइल दैट स्टोर दिस कंसोल चेंजेस आर यूजिंग द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस ऑन दिस कंप्यूटर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो टूल है पर्टिकुलर, वह हमारा पर्टिकुलर फाइल जो है कितने केबी का यूज़ कर रहा है वो हमें दिख रहा है, और वो हमें परमानेंटली डिलीट करने के लिए भी बता रहा है। अल्टीमेटली ये ऑप्शन हमें डिस्क क्लीनअप के लिए यूज़ होता है। तो इसे कैंसिल कर देते हैं, बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन के पास, एक्शन। क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे चेंज डोमेन। तो इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। अगर आपके पास पेरेंट और चाइल्ड डोमेन रहेंगे आपके एनवायरनमेंट में, तो दोस्तों ये ऑप्शन हमें काम आएगा अलग अलग डोमेन में या फिर चाइल्ड डोमेन में सरवाइव करने के लिए। तो अभी मेरे पास एक ही डोमेन है, तो यहाँ पे नो पेरेंट एंड चाइल्ड कॉन्सेप्ट, तो मेरे पास एक ही फॉरेस्ट है और एक ही डोमेन है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिखा नहीं रहा है। अगर यहाँ पे चाइल्ड डोमेन रहता तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिखा देता, वहां से मैं सेलेक्ट करके ओके कर देता, यहाँ पे ओके करना था और वो मेरा चाइल्ड डोमेन चेंज हो जाता। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों चेंज डोमेन कंट्रोलर। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक नया डोमेन कंट्रोलर बनाया है और बोल सकते हैं कि मैंने डीसी प्रमोट किया है। ये मेरा प्राइमरी पीडीसी है, ये मेरा सेकेंडरी है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा पीडीसी एज अनअवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इस पर आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा तो ये मुझे ऑनलाइन दोनों दिखाएगा। तो अभी मैं तुरंत आपको दिखा देता हूँ ताकि टाइम ना लगे और हम समझ जाएं कि यस हमारे दोनों डोमेन कंट्रोलर ऑनलाइन है। बस एक ही कंसेप्ट दिखाना था मुझे कि हमारे डोमेन कंट्रोलर ऑनलाइन है या नहीं है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये भी ऑनलाइन है और यहाँ पर ये भी ऑनलाइन है। इसका मतलब मेरे दोनों डोमेन कंट्रोलर
ऑनलाइन है, तो ये अनअवेलेबल रहो या ना रहो ये स्टेटस मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ फिलहाल के लिए। कैंसिल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, ऑल टास्क। ऑल टास्क जो हैं ये हम अंदर आगे जाके इस ऑप्शन में देखेंगे, ये इसलिए क्योंकि ये ऑपरेशनल चीज़ें हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं रिफ्रेश का ऑप्शन है और एक्सपोर्ट लिस्ट है। एक्सपोर्ट लिस्ट क्या काम करता है दोस्तों, अगर सपोज आप यहाँ पे सॉफ्टटेक पे क्लिक करते हैं तो उसका पूरा डेटा एक्सपोर्ट होगा। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करते हैं तो इसका डेटा पूरा एक्सपोर्ट होगा। अब आप देख सकते हैं आपको कहीं पर भी करना हो आपको एक्सपोर्ट, तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे टेस्ट फाइल बोल के आप सेव कर सकते हैं। आपके सामने मैं सेव कर रहा हूँ और मैं अभी डेस्कटॉप पे जाता हूँ। टेस्ट फाइल जनरेट हो गई है और देखिए दोस्तों, नेम, टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, सेव्ड क्यूरीज, फोल्डर टू स्टोर योर फेवरेट क्यूरीज, softtek.com एंड डोमेन, ये चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी हैं जो आपको दिख रही हैं। तो बेटर है दोस्तों आप इसको अच्छे से एक्सपांड कर लीजिए और आपको हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक्सपोर्ट होने में। आइए दोस्तों आगे की टैब पे बढ़ते हैं, हेल्प। ये जो हेल्प है ये ऑनलाइन हेल्प है, तो आप इस पर ना ही क्लिक करें तो बेहतर है क्योंकि ये ऑनलाइन में हमें कुछ मिलता नहीं है। व्यू पे क्लिक करते हैं, ऐड और रिमूव कॉलम। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सभी के लिए, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और आइए दोस्तों इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं वो हमें मिल जाएगा। अगर समझो हमें नेम है, टाइप है और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और हमें चाहिए ईमेल एड्रेस, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और आप देख सकते हो ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आप मूव अप और मूव डाउन भी कर सकते हो। अब मुझे ईमेल एड्रेस मूव अप करना है तो यहाँ पे नेम के नीचे ईमेल एड्रेस आ गया है और मैं इसे ओके कर दूंगा। दोस्तों ध्यान रहे ये जो वैल्यू है वो कहाँ पर चेंज होती है मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, यूजर्स पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ईमेल एड्रेस की एक टैब एडिशनली ऐड हो गई है। अगर सपोज मैं व्यू में क्लिक करके ऐड और रिमूव में जाता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव डाउन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ईमेल एड्रेस आगे चला गया और टाइप आगे चला गया है। तो बस ख्याल रहे दोस्तों एक चीज़ का कि जो भी आप यहाँ पर इस पे क्लिक करके व्यू पे चेंज करके ऐड और रिमूव कॉलम्स कर रहे हैं वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और इनसाइड द फोल्डर्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी चेंजेस हो रहे हैं, व्यूज में चेंजेस हो रहे हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। यहाँ पर लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट और डिटेल्स है, तो बेटर है कि हम डिटेल्स पे क्लिक करके रखें क्योंकि बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ये। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लार्ज आइकन देखना तो आप ये ऐसे इट्स मतलब आप बोल सकते हो कि ये सिंक्रोनाइज्ड या फिर वेल मैनर्ड वे में नहीं है, तो हम इसे डिटेल्स पे रखते हैं ताकि हमें एक तो फॉर्मेटिकल वे में दिखे, आइडेंटिकल वे में दिखे और हम डिटेल्स सही तरीके से निकाल सकें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के आगे बढ़ते हैं, यूजर कॉन्टेक्ट ग्रुप्स एंड कंप्यूटर सेल्स एज ए कंटेनर। तो ये चीज़ ये ऑप्शन आपको ये हेल्प करेगा दोस्तों कि यूजर्स हैं, कंप्यूटर्स कहाँ पर हैं, कौन सी चीज़ों पे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस्ड फीचर। दोस्तों ये फीचर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चाहे बिगिनर्स हो एक्सपर्ट हो। एडवांस्ड फीचर ये एक फीचर है जिसके थ्रू आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पर्सनल या फिर मोर क्रिटिकल वैल्यू देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर चेंजेस क्या हैं, या फिर आप ये सोच लो कि उसके अंदर हम डिफरेंस बताना चाहता हूँ मैं कि अगर वो ऑप्शन नहीं रहा तो अगर फॉर एग्जांपल एडवांस्ड फीचर्स ऑप्शन अगर सेलेक्टेड नहीं है तो आपको क्या कंसिक्वेंसेस और इश्यूज आ सकते हैं। तो इस फॉर एग्जांपल मैं यूजर्स में जा रहा हूँ, सॉफ्टटेक मेरा यूजर है, इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों बेटर अब मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिमिटेड नंबर ऑफ टैब्स खुले हुए हैं, लेकिन मेरे को एडिशनल एट्रीब्यूट एडिटर टैब चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे एट्रीब्यूट्स में ही खेलना है या चेंजेस करने हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अगर आप चेंजेस करोगे तो आपको एट्रीब्यूट्स के अंदर ही चेंजेस करने हैं, बाहर आप चेंजेस करोगे तो माइट भी सेव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस ले लो, डिस्प्ले नेम और सॉफ्टटेक यहाँ पर डिस्प्ले नेम है, वहाँ पर आप इजीली चेंज कर सकते हो विदाउट एट्रीब्यूट एडिटर।
तो आइए दोस्तों, वो एट्रीब्यूट एडिटर आता कैसे मैं दिखाता हूँ। एडवांस फीचर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, यूजर्स पे क्लिक किया। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, सॉफ्टेक पे और प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, एक नया एडिशनल एट्रीब्यूट एडिटर टैब ऐड हो चुका है इसमें। ये देखिए दोस्तों, यही एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन की पहचान होती है कि जहाँ पे अप्रोप्रिएट चेंजेस आप कर सकते हो और उसके बाद में सिंक्रोनाइजेशन के बाद में वह एट्रीब्यूट अपडेट होकर रेप्लिकेट कर देता है और वैल्यू सेम टू सेम रेप्लिकेट करना चालू कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ईमेल हमारा क्या है, तो मोस्टली हम मेल पे जाएंगे। यहाँ पे मेल सेलेक्टेड नहीं है। एक्सटेंशन एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे, तो हम एक्सटेंशन एट्रीब्यूट्स भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मुझे लग रहा है ओके सारा अवेलेबल है। हाँ, फिल्टर पे भी आप क्लिक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है कि शो ओनली एट्रीब्यूट्स दैट हैव वैल्यूज, शो ओनली वेरिएबल्स, राइटेबल एट्रीब्यूट्स, शो ओनली राइटेबल एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब ये वाला अगर आप टैब यूज करोगे तो इसके अंदर अगर जो भी वैल्यूज हैं, नॉट सेट वाली वैल्यू नहीं, जो भी वैल्यू सेट हैं एट्रीब्यूट्स के सामने वही वैल्यू आपको डिस्प्ले होगी। जिस भी एट्रीब्यूट के सामने वैल्यू नहीं होगी वह वैल्यू आपको शो नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं प्रॉक्सी सेटिंग्स देखता हूँ, प्रॉक्सी एड्रेस, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल softeq.com, यहाँ पर मुझे SMTP और ये कोलन लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये ऐसा ही फॉर्मेट होता है डिक्टो। तो मैं यहाँ पे आपको test@, ये ईमेल एड्रेस मेरा है प्राइमरी, कैपिटल SMTP से डिनोट हो गया। मैं ऐड कर दिया हूँ, ओके कर दिया हूँ, अप्लाई कर दिया हूँ, ओके कर दिया हूँ। वापस से मैं प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। अब मैं इसे फिल्टर से करूँगा और मुझे यहाँ पे प्रॉक्सी एड्रेस का टैब दिखाना ज़रूरी है, वो दिखाना चाहिए, दिखा रहा है ओके। अब मैं इसे अगर कैंसिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल रिमूव, इसे रिमूव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके। मैं दिखाता हूँ आपको, प्रॉक्सी एड्रेस अभी नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि मैंने ये ओनली जिस पे भी फिल्टर लगा है, ओनली एट्रीब्यूट दैट हैव वैल्यूज, वही शो करेगा। तो आप देख सकते हो प्रॉक्सी एड्रेस यहाँ पर नहीं है। दो ही लेटर पी से स्टार्ट होने वाले एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि प्राइमरी ग्रुप आईडी है और पासवर्ड लास्ट सेट है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्यू के अंदर वापस जाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों फिल्टर ऑप्शन भी मुझे मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप फिल्टर ऑप्शन के अंदर ये भी कर सकते हो कि पर्टिकुलर कंटेनर, आपका ये जो सॉफ्टेक है उसके अंदर आपके बहुत सारे कंटेनर हैं या फिर फोल्डर्स हैं। इसके अंदर भी अगर आपका कोई यूजर्स है या फिर ग्रुप्स है या फिर कॉन्टेक्ट्स, आपको पर्टिकुलर एक ही चीज़ दिखानी है, मान लो कंप्यूटर्स दिखाने हैं, तो चलिए हम कंप्यूटर्स तो मेरे पास है नहीं फिलहाल में, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रुप्स हैं मेरे पास, तो मैं ग्रुप्स भी दिखा देता हूँ, ओके कर लेता हूँ। मेरे पास ग्रुप्स हैं दोस्तों इस फोल्डर में, मुझे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं यूजर्स देखूंगा तो देयर आर नो आइटम्स टू शो इन दिस व्यू। अगर मैं इस यूजर्स पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा सॉफ्टेक नॉर्मल यूजर अकाउंट भी शो नहीं कर रहा है। ये जो है ये डिफॉल्ट वाले हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वेल ऑर्गेनाइज्ड करके रखा है आपके ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में या फिर ओयो के डोमेन में, तो आप इन्हें अपनी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर्स में कुछ नहीं है, डोमेन कंट्रोलर में कुछ नहीं है, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए। विदाउट डोमेन कंट्रोलर आपका मशीन नहीं चलता है। तो अगर मैं वापस दोस्तों फिल्टर में जाऊं और शो ऑल टाइप्स अप कर दूं, यहाँ पे क्लिक कर दूं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। डोमेन कंट्रोलर में वैल्यू है, कस्टमर एट्रीब्यूट्स में यूजर्स में वैल्यू है, मेरे ग्रुप्स में वैल्यू है, मेरे कंप्यूटर्स में वैल्यू है, सॉरी कंप्यूटर एडमिन्स में वैल्यू नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों मैं यूजर्स में दिखाता हूँ। मेरा सॉफ्टेक अकाउंट वापस आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप फिल्टर ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। कस्टमाइज लास्ट ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कस्टमाइज ऑप्शन है दोस्तों, इसे हम ऐसे ही यूज करते हैं क्योंकि सारे लोग यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करना पसंद करते हैं, जिसके अंदर कंसोल ट्री रहे, स्टैंडर्ड मेनूज रहे, एक्शन एंड व्यूज रहे, स्टैंडर्ड टूल बार रहे, स्टेटस बार रहे और टास्क पैड नेविगेशन टैब्स रहे। मेनू और टूल बार स्नैप इन में ऐड रहेंगे और ये बेसिक फीचर हमें ऐड
करना है एज इट इज़ रखना है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बार या फिर एक्शन मैन रखना है तो आप वो रख सकते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द एडमिन इंजीनियर्स, हर एक इंजीनियर यही यूज़ करता है, तो हम इसे ऐसे ही रखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टैब है, बहुत इम्पॉर्टेंट टैब है। इसके अंदर यूजुअली कोई भी एडमिन मोस्ट ऑफ द टाइम जाता नहीं है और भूल जाता है। तो आइए दोस्तों दिखाता हूँ मैं। हेल्प टॉपिक से इंटरनेट का रहेगा, टेक सेंटर वेबसाइट भी इंटरनेट की रहेगी। चलिए, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, अबाउट माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। तो ये हमें वर्जन दिखाएगा एमएमसी का। माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल का वर्जन है 3.0। वर्जन के अंदर 16 और 7 और ओएस बिल्ड का नंबर भी हमें दे के रखा है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट वाले टैब पे जाते हैं और देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का वर्जन क्या है। दोस्तों यहाँ पे यूजुअली हम देख नहीं पाते हैं कि हमारा वर्जन क्या है एक्टिव डायरेक्टरी का। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारा टैब कौन सा है या फिर कहाँ जाना है। तो दोस्तों ये वर्जन एक्टिव डायरेक्टरी का हमें अंडर द हेल्प मिलेगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये जब उस वक्त काम आती है जब हमारा कोई एक्टिव डायरेक्टरी का नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या फिर नया टूल अपग्रेड हो जाता है। एल्स एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी का वर्जन क्या है, कोई भी क्लाइंट पूछ सकता है। तो उस टाइम पे हम ये नंबर बहुत ज़रूरी होता है ढूंढना। और याद रहे दोस्तों, ये हेल्प के टैब में है। ओके, क्लिक कर देता हूँ। आइए दोस्तों, अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के पैन में जाते हैं और इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू, मैं वो दिखाता हूँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, चेंज डोमेन, और चेंज डोमेन कंट्रोलर हो चुका था। ऑल टास्क यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। चेंज डोमेन कंट्रोलर, ऑपरेशंस मास्टर। ये ऑपरेशंस मास्टर हमारे FSM और रोल्स हैं दोस्तों। ये हमारा RID मास्टर है, PDC है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये ऑपरेशंस मास्टर है, इसे हम FSM और रोल भी कहते हैं। और दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक नई चीज़ भी दिखाने वाला हूँ कि हम FSM और रोल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको FSM और रोल्स के अंदर कोई दिक्कत आ रही हो या फिर चेक करने में दिक्कत आ रही हो, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपके पास एक कमांड है, जो कमांड के थ्रू आप पूरे डोमेन कंट्रोलर्स के FSM और रोल्स की लिस्ट सिंगल कमांड के थ्रू सिंगल पेज पे ला सकते हो। वो कमांड दोस्तों ये नोट डाउन कर लीजिएगा, नेट डाउन क्यूरी FSMO। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यूरी है, दिखने में बहुत छोटी है लेकिन हमें ये बता देगी कि हमारे करंट डोमेन कंट्रोलर्स, करंट स्कीमा मास्टर, करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, PDC एमुलेटर, RID मास्टर कौन से हैं, कौन से FSM और रोल्स पे हमारा डोमेन कंट्रोलर चल रहा है। तो देखिए एंटर मार रहा हूँ, अभी ये डिटेल्स फेच कर रहा है और इसके लिए हमें वेट करना है कि हमारे को ये पूरा एक ही पेज पे सारे डोमेन कंट्रोलर्स के FSM और रोल्स की इंफॉर्मेशन दे देगा। मोस्टली दोस्तों आप देख सकते हो कि स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, PDC is a PDC is the important one. Why? Because it's a primary domain controller. प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सारे डोमेन कंट्रोलर, सारे FSM और रोल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर जो भी आपका सर्वर या फिर डोमेन कंट्रोलर PDC बना हुआ है, वहीं से आपके करंट टाइमिंग की डिटेल्स सारे डोमेन कंट्रोलर्स पे प्रोपागेट होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि स्प्रेड होती है। जो भी वैल्यू और टाइम इस PDC पे रहेगा, वही टाइम आपके अदर डोमेन कंट्रोलर्स पे जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी इश्यूज आते हैं और मैंने भी फेस किए हैं कि कुछ सिंक्रोनाइजेशंस नहीं होते हैं डोमेन कंट्रोलर्स पे। उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इशू होता है कि उसके PDC के डोमेन कंट्रोलर से मेंबर डोमेन कंट्रोलर्स टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है। तो आप उस वक्त हो सकता है कि आप या तो PDC को चेंज कर दीजिए, या फिर जो भी टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग जो PDC में चल रहा है वही आपके दूसरे मेंबर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कर दीजिएगा, ताकि वो आपका इशू रिजोल्व हो जाए। स्लोनेस हो या फिर कोई एक्सेसिबिलिटी इशू हो, परमिशन इशू हो, या फिर कुछ सर्वर का
अप एंड डाउन का इश्यूज हो, मल्टीपल टैब्स अप एंड डाउन हो रहे हो या फिर रिस्टार्ट हो रहे हो, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये जो 5 रोल हैं इसी पर हमारा डोमेन कंट्रोलर बेस्ड है। स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडीसी, आरआईडी पुल मास्टर मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, इन चारों रोल्स के ऊपर ही एफएसएमओ रोल बेस्ड होता है और हमारे डोमेन कंट्रोलर की सारी डिटेल्स इन चारों रोल्स के थ्रू ही स्प्रेड होती हैं। तो आप डुप्लीकेशंस या फिर और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, यहाँ पे आप एक ही डोमेन रखना है, कौन सा पीडीसी है, कहाँ से टाइम रेप्लिकेट करना है, कौन सा स्कीमा है, कौन सा पुल यूज़ करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई भी इश्यूज आते हैं तो कौन से एफएसएम रूल्स आते हैं तो वो इन्हीं से आते हैं। आइए दोस्तों, मैंने आपको एक बढ़िया चीज़ बता दी है, ध्यान रखिएगा इस कमांड को। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों ऑपरेशंस में। मैं वापस दिखा देता हूँ ऑल टास्क में जाके ऑपरेशन मास्टर, और देखिए दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास 2 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, तो मैं भी देखिए कैसे चेंज करता हूँ। यहाँ पे चेंज कर देता हूँ यस, ओके, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ यस, ओके, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ यस, ओके। आइए दोस्तों आगे देखता हूँ, मैं आपको वापस वही पावरशेल कमांड पे लेके जाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि मेरा एफएसएमओ रोल रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं। नेटो क्यूरी एफएसएमओ एंटर कर देता हूँ। दोस्तों ये ध्यान रहे ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। कोई भी आपको पूछ सकता है कि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं कि आपके एफएसएमओ रोल को हम कौन से एफएसएमओ रोल्स पे डिपेंड कर रहा है, या फिर कौन से डोमेन कंट्रोलर पे एफएसएमओ रोल्स डिपेंड्स है या फिर डिफाइंड है, कैसे चेक करें। तो आप ये कमांड बता सकते हो पावरशेल से कि नेट डोम क्यूरी एफएसएमओ, इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा डोमेन कंट्रोलर और हमारा पीडीसी कौन सा है या फिर हमारे एफएसएमओ रोल्स कौन से डोमेन कंट्रोलर से एक्सेस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये मेरा softtech.com मेरा ये पीडीसी है, और अभी आप देख सकते हैं पहले ही स्कीमा और डोमेन नेमिंग मैनेजर्स दोनों ही सॉफ्टटेक कंप्यूटर पे थे और बाकी के विन 2019 पे थे। अभी मेरे जैसे मैंने चेंज किया है मेरे सारे एफएसएमओ रोल्स एक ही डोमेन कंट्रोलर पे पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों रेज डोमेन फंक्शनल लेवल, दोस्तों ये ऑप्शन हमें तब काम आता है जिस वक्त हमारा या तो कोई अपग्रेडेशन हो, एल्स हमारा कोई नेक्स्ट फंक्शनल लेवल आ चुका हो और नया फीचर हमारा डोमेन कंट्रोलर एक्सेप्ट ना कर रहा हो, उस वक्त हम हमारे फंक्शनल लेवल को चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी नए फंक्शनल लेवल है 2016 में, विंडोज सर्वर 2016 में, वो फंक्शनल लेवल विंडोज 2012 R2 में नहीं है। तो अगर आपका डोमेन कंट्रोलर फंक्शनल लेवल पे होगा जो कि विंडोज 2012 R2 पे है, तो अगर आपके डोमेन कंट्रोलर की फंक्शनल लेवल वैल्यू 2012 R2 है तो उसे आप विंडोज 2016 के फंक्शनल लेवल्स और फीचर्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ से आप रेज अ डोमेन फंक्शनल लेवल पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि अगर वह इंक्रीज होना होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि आपको फंक्शनल लेवल इंक्रीज करना है या नहीं, एल्स आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और ये अभी मेरा जो फंक्शनल लेवल है वो 2016 है लेटेस्ट, तो मुझे अभी कोई अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए भी एक कमांड है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कमांड कैसे यूज़ करते हैं। पावरशेल में ऑन करके दिखाता हूँ, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे ये कमांड जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ डोमेन कंट्रोलर पे ही यूज़ होगी। तो आशा करता हूँ कि आप जो भी कमांड रन करोगे वो आपके डोमेन कंट्रोलर पे ही यूज़ करोगे, चाहे वो कोई भी डोमेन कंट्रोलर हो। ऐसा नहीं है कि आपका पीडीसी ही हो, आपका डोमेन कंट्रोलर होना ज़रूरी है। get-ad forest, देखिए दोस्तों ये कमांड है, इसके अंदर मुझे fl नेम कॉमा आप एडी मास्टर बेटर मैं FL ही कर लेता हूँ,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा स्कीमा मास्टर तो यही है, क्रॉस फॉरेस्ट, ठीक है, डोमेन नेमिंग मास्टर, ठीक है, डोमेन से फॉरेस्ट मोड। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन है उसका। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फॉरेस्ट मोड। दोस्तों आपकी कमांड में फॉरेस्ट मोड इज इक्वल्स टू द फंक्शनल लेवल। ध्यान रहे दोस्तों, फॉरेस्ट मोड इज इक्वल्स टू द फंक्शनल लेवल। जो भी आपका फॉरेस्ट मोड का नेम रहेगा, वैल्यू रहेगा, वही आपका फंक्शनल लेवल रहेगा एक्टिव डायरेक्टरी का। तो इस प्रकार आप ये भी कमांड ध्यान में रख सकते हो। बहुत ही ज़रूरी कमांड है और इम्पोर्टेंट है और अच्छी कमांड है, शॉर्टकट्स में बहुत ही यूजफुल है और हेल्पफुल है। बहुत ही सुनेस्ट वे में आपको ये डिटेल्स पावरशेल से दे देगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राइट क्लिक करते हैं और टास्क पे देखते हैं, फंक्शनल लेवल हो गया। व्यू में देखते हैं, ये ऑलरेडी फिल्टर्ड ऑप्शन हो गया है। चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ डोमेन पे दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ठीक नहीं है, तो मुझे यहाँ पे डिटेल्स में ही आना है ताकि वो एटलीस्ट वेल मैनर्ड और फीचर्ड रहे। मैं इस डोमेन पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे न्यू का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप कंप्यूटर क्रिएट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, इंट ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन यूज़ कर सकते हो। ये एक टैब है, उससे भी आप कंटेनर, प्रिंसिपल कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों ये ऑप्शन मैंने यूज़ नहीं किया है। MSNQ एलियास भी यूज़ नहीं किया है। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट यूज़ किया है और यूज़र यूज़ किया है, शेयर फोल्डर भी यूज़ किया है। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ही हम क्रिएट करते हैं बाहर एक्टिव डायरेक्टरी में, ताकि हम उसे सही राह और पाथ दिखा सके। और टास्क पे क्लिक करते हैं तो ये डेलीगेट कंट्रोल है, यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मुझे पर्टिकुलर यूज़र पे ही एक्सेस देना है, एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि अगर मेरे पास एक टीम मैंने क्रिएट की है और उस टीम को मुझे सिर्फ यूज़र क्रिएशन का ही एक्सेस देना है, मुझे फुल ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सेस नहीं देना है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा ये कस्टमर्स में मैंने यूजर्स गया हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा और ऑल टास्क, डेलीगेट कंट्रोल, नेक्स्ट, ऐड कर दूंगा। मैं सपोज एक ग्रुप ऐड करना है, तो चलिए मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये ग्रुप है वो एडमिन्स में रख देता हूँ, मैं न्यू कर देता हूँ, एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, वो सिक्योरिटी रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यूज़र एडमिन ओके कर दिया हूँ। तो ये जो है ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया है। यहाँ पर मैं यूज़र को ऐड कर देता हूँ क्विकली आप ही के सामने, और यहाँ पर मैं सॉफ्ट यूज़ कर देता हूँ, अप्लाई ओके कर देता हूँ। यूजर्स में जाता हूँ, राइट क्लिक, ऑल टास्क, डेलीगेट कंट्रोल, नेक्स्ट, यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे वो ग्रुप का, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम डालना है, तो यूज़र एडमिन, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा और मुझे वो ग्रुप मिल जाएगा, ओके कर दूंगा। इस ग्रुप के अंदर जो भी यूजर्स रहेंगे उन्हें मैं एक्सेस देना चाहूँगा, सिर्फ यूज़र क्रिएट करने का। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज यूज़र अकाउंट्स। देखिए दोस्तों ये OU मेरा यूजर्स है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करें, डिलीट करें एंड मैनेज करें यूजर्स अकाउंट्स, और कोई भी चीज़ एक्सेस ना करें। तो जैसे ही मैं इनको एक्सेस देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ, तो दोस्तों जो भी यूज़र, जो भी एडमिन अकाउंट इस ग्रुप में ऐड रहेगा, वही यूजर सिर्फ और सिर्फ यूजर्स के प्रॉपर्टीज या फिर अकाउंट्स को चेंजेस कर पाएगा, अदर यूजर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो डेलीगेट ऑप्शन है, डेलीगेट कंट्रोल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको आपके RBAC पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेगा।
तो ध्यान रहे दोस्तों, ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेयरली यूज होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप्स डिफाइंड होते हैं और सिक्योरिटी ग्रुप से जाना ही बहुत बेहतर होता है। तो सारे वेल डिफाइंड होते हैं, लेकिन ये कभी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि डेलीगेट कंट्रोल कैसे देना है या फिर डेलीगेट एक्सेस कैसे देना है पर्टिकुलर ओयू पे, इसीलिए मैंने आपको ये कवर कर दिया है पॉइंट यहाँ पे। आइए दोस्तों प्रॉपर्टीज में जाते हैं हमारे डोमेन के। यहाँ पर देखिए ये जनरल है, यहाँ पर कुछ डोमेन नेम दे के रखा है मैनेज्ड बाय, यहाँ पे पर्टिकुलर अगर मैनेज्ड बाय दे देंगे तो वो पर्टिकुलर डोमेन मैनेज कर सकता है। ऑब्जेक्ट दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट टेस्ट, अगेन इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट मुझे सारा डिटेल देता है, मेरा सॉफ्टेक अगेन कहाँ पर है, इसे कैसा पढ़ा जाता है, इसे उल्टा पढ़ा जाता है दोस्तों। तो इसे देखा कैसे जाएगा कि सॉफ्टेक अगेन मेरा कहाँ पर है। पहले तो आप देख सकते हो softek.com डोमेन में है, वहाँ से आपको जाना है कस्टमर्स, तो आप इसे एक्सपांड करोगे या फिर कहीं देखोगे कस्टमर्स कुछ है, कस्टमर्स के अंदर यूजर्स का कंटेनर जाना है, आपको यहाँ पे यूजर्स मिल जाएगा। इसके अंदर आप देखोगे तो डायरेक्टली आपको ये अकाउंट मिल जाएगा, आप देख सकते हो ये अकाउंट यूजर्स के अंदर है। अभी दोस्तों अगर आपको और कुछ भी जानना है इसके अकाउंट के बारे में तो आप बेटर इसके अंदर प्रॉपर्टीज में जाके एट्रीब्यूट एडिटर में जाके यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश्ड नेम मिल जाएगा, जो कि आपको उल्टे से बताएगा। पहले ये कॉम है, सॉफ्टेक है, कस्टमर्स है, यूजर्स है, एंड यहाँ पे ये CN यानी कि कैनोनिकल नेम अवेलेबल रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों इन चीज़ों को हम इसी तरह से एक्टिव डायरेक्टरी में देखते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी टूल इस प्रकार हम सीख पाते हैं। आइए दोस्तों सिक्योरिटी टैब, मेरे डोमेन में सिक्योरिटी टैब का क्या काम है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल सकते हैं। वाई? बिकॉज क्योंकि ये आपका सिक्योरिटी मेंटेन और डिफाइन करता है कि कौन से पर्सन को एंटर करने के लिए अलाउ करना है और किसे नहीं करना है। तो अगर आप ऑलरेडी डोमेन एडमिन्स में एडेड हैं तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं हो तो आपको यहाँ पे मैन्युअली अगर ऐड करने की परमिशन है तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आप इजीली ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। फिर एट्रीब्यूट एडिटर्स, इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी ऑप्शंस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कौन सा एट्रीब्यूट कहाँ काम आ रहा है ये आपको ध्यान रहना चाहिए, तभी आप ये यूज कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे सारे दिखा दिए ऑप्शंस ओपन करके, तो देखिए दोस्तों एडमिन डिस्क्रिप्शन है, ये एक पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आप ये वैल्यू उस एप्लीकेशन में सेट कर दीजिए, और जब भी आप ये अकाउंट क्रिएशन करना चाहो या फिर ईडी ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना चाहो तो ये वैल्यू वहाँ पे इसके अंदर डाल दोगे तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। मोस्टली मैं छोटे मोटे एट्रीब्यूट्स आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे अपन क्या चेंजेस करें ताकि वो चेंजेस ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाए। तो पहला है दोस्तों डिस्प्ले नेम, यहाँ पर आप डिस्प्ले नेम डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले नेम आ जाएगा। मेल वाला एट्रीब्यूट जो है दोस्तों बहुत इजी है और सही है। मेल, ये देखिए दोस्तों ये जो मेल की वैल्यू रहेगी, ये मेल की वैल्यू जो भी रहेगी वो आपका प्राइमरी SMTP एड्रेस रहेगा या फिर आपके जनरल में यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिखाएगा। तो अगर आप प्रॉक्सी एड्रेस चेंज कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि सिंक्रोनाइजेशन हो जाए और मेरा ईमेल एड्रेस चेंज हो जाए, दोस्तों उतना वेट मत करना, आप सीधा जाना और मेल टाइप करना। देखिए यहाँ पर जो भी चेंजेस करोगे वो आपको पूरा क्लियरली दिख जाएगा। और एक और एट्रीब्यूट्स हैं प्रॉक्सी एड्रेस, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है आपकी ईमेल एड्रेसेस को डिफाइन करने में। कैपिटल SMTP एड्रेस डिनोट होता है आपका प्राइमरी SMTP एड्रेस, स्मॉल SMTP डिनोट होता है आपका सेकेंडरी ईमेल एड्रेस। तो सैम अकाउंट नेम भी आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सैम अकाउंट नेम यहाँ पे यूनिक होता है जो कि यहाँ पर है, और आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिस्प्ले नेम आपका यूनिक होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। एड्रेस, यहाँ पर बहुत सारी टैब्स हैं, आप ऑब्जेक्ट्स में देख सकते हो। एक और चीज़ है दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, वो जो चीज़ है लॉग ऑन आवर्स एंड लॉग ऑन टू।
दोस्तों ये जो चीज़ है ये क्लाइंट के या फिर एंड यूज़र के मशीन पे डिपेंड करती है या फिर डिनोट करती है। अगर आपका अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहो तो वो चाहे आप पर्टिकुलर आवर्स के लिए हो या फिर डेज के लिए हो, एल्स या फिर पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए हो या फिर पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हो, तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट को चाहता हूँ कि सैटरडे संडे काम ना करें, तो उन्हें मैं सैटरडे संडे लॉग इन डिनाइट कर दूँ, ऐसे लॉग इन डिनाइट और इसे भी लॉग इन डिनाइट कर दूँ। तो ये जो भी क्लाइंट रहेगा वो मंडे टू फ्राइडे ही काम करेगा उस पर्टिकुलर मशीन पे। तो हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक यूजर रेस्ट्रिक्शंस हो या रीजन वाइज रेस्ट्रिक्शंस हो या फिर कोई पॉलिसी हो गवर्नमेंट की जो कि डिफाइन करती हो, डिनोट करती हो कि मेरा एम्प्लॉय वीकेंड्स में काम नहीं करेगा, तो हम एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बना सकते हैं जिसके अंदर हम यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हम वीकेंड में आपको अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ दोस्तों, लॉग ऑन टू। यहाँ पर देखिए ऑल कंप्यूटर्स, इसकी जगह पे हमें द फॉलोइंग कंप्यूटर्स, यहाँ पर आप दोस्तों या तो ग्रुप का नाम डाल दीजिए और उसके अंदर सारे कंप्यूटर्स ऐड कर दीजिए, एल्स आप कंप्यूटर का नाम डाल दीजिए। तो वो क्या होगा, कंप्यूटर का नाम जो डालोगे उसी कंप्यूटर पे वो पर्टिकुलर यूजर सॉफ्ट टेस्ट अगेन ही लॉग इन कर पाएगा और द यूजर्स रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, या फिर पर्टिकुलर वही यूजर सिर्फ उसी मशीन पे लॉग इन कर पाएगा, किसी और मशीन पे लॉग इन नहीं कर पाएगा। दोस्तों आज मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो चीज़ें हैं बहुत इसेंशियल चीज़ें हैं। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, ये जब होते हैं यूज़ जिस वक्त आप नया यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम ये ऑप्शन दिखा देते हैं। यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, ये जो चीज़ है हम इसे सेलेक्ट करते हैं लेकिन मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में हम यूज़ नहीं करते हैं। यूज़र को हम अलाउ करते हैं उसके लेवल पे पासवर्ड चेंज करने के लिए, क्योंकि ये फिर कंप्लायंस इश्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है पासवर्ड नेवर एक्सपायरिंग। दोस्तों ये जो ऑप्शन है पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, ये हम डिनोट नहीं करते हैं यूजर्स अकाउंट के लिए, लेकिन हम सर्विस अकाउंट के लिए भी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इसेंशियल अकाउंट हो या फिर एडमिन अकाउंट हो जिनके हम कभी पासवर्ड एक्सपेंड नहीं करना चाहते हो, तो हम उस टाइम पे ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल एन्क्रिप्शन, जो कि हम कभी ये ऑप्शन यूज नहीं करते हैं और देते भी नहीं है किसी के लिए। अकाउंट इज डिसेबल्ड, तो दोस्तों ये अकाउंट डिसेबल्ड आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो। और दूसरा एक और ऑप्शन बताता हूँ मैं, आप डायरेक्टली राइट क्लिक कीजिए और डिसेबल अकाउंट पे राइट क्लिक करके इसे डिसेबल भी कर सकते हो। आइए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन, स्मार्ट कार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरएक्टिव लॉग ऑन। ये एक पर्टिकुलरली डिफाइंड और अथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर ओडीसी के लिए होगा। अकाउंट इज सेंसिटिव एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तो ये अकाउंट का ऑप्शन हम यूज तब करते हैं जब हमारा अकाउंट बहुत ही वीआईपी हो या फिर बहुत ही एसेंशियल हो, जिसको हम कभी किसी के यूजर के हाथ में डेलीगेट नहीं देना चाहते। Use only Kerberos DFS encryption types for this account. This account supports Kerberos AES 128 encryptions. This account supports Kerberos AES 256-bit encryptions. तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं दोस्तों, ये एनक्रिप्शन लेवल डिफाइन करती हैं, लेकिन आपका यूजुअली डोमेन कंट्रोलर खुद एनक्रिप्शन लेवल डिफाइन करता है थ्रू द ग्रुप पॉलिसी। तो आप ग्रुप पॉलिसी डिफाइन कर दोगे तो आपको ये ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इनको मोस्टली इनको वो यूज़ करता है। यहाँ से तो वो यूज़ नहीं करता है क्योंकि पर्टिकुलर एक यूज़र के लिए न करते हुए ग्रुप पॉलिसी बेटर है कि एक बार डिफाइन कर दीजिए, वो लेटेस्ट इंक्रिप्शन लेवल हमारा डिफाइन कर देता है और एईएस वैल्यू वही पुट डाउन कर देता है थ्रू द जीपीओ टू एंटायर कंप्यूटर्स, और फिर बाद में यूजर्स वो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि थ्रू द डोमेन कंट्रोलर एक्सेप्टेशंस हो जाती हैं। डू नॉट रिक्वायर Kerberos प्री ऑथेंटिकेशंस, सो ये हम सिक्योरिटी पर्पज ये एनेबल नहीं करते हैं क्योंकि प्री ऑथेंटिकेशन हमें चाहिए कि Kerberos का चाहिए, अदरवाइज हमारा अकाउंट सिक्योर्ड नहीं रहेगा। तो हम एक तरफ से अगर एन्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ऑप्शन हम ना ही यूज करें तो बेहतर है।
अकाउंट एक्सपायर्स में आप एंड ऑफ दे सकते हैं और यहाँ पे डेट भी दे सकते हैं दोस्तों, एल्स नेवर भी कर सकते हैं। आप अगर सर्विस अकाउंट हो या फिर कोई एडमिन अकाउंट हो तो उस पर नेवर होता है। यूजर अकाउंट पे हम एंड ऑफ डेट देते हैं। एक और चीज दोस्तों, इस विंडो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अनलॉक अकाउंट। अगर आपका अकाउंट लॉक्ड हो चुका है तो ये अनलॉक अकाउंट नहीं आता है, यहाँ पे आपको बोलता है कि लॉग ऑन टू द कंप्यूटर एज दिस इज हैज बीन लॉक्ड आउट। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है और ओके करना है। जैसे वो क्लोज होगा विंडो, आप रीओपन करोगे, वहां पे आपको सेम टू सेम विंडो दिखेगी अनलॉक अकाउंट, ताकि आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका अकाउंट लॉक्ड नहीं है। ग्रुप्स के अंदर आपको कुछ और दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है। सिक्योरिटी ग्रुप है तो इसे मैं चाहता हूँ कि ग्रुप टाइप में मैं डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप भी बना सकता हूँ। मेरा ग्रुप का स्कोप ग्लोबल है तो मैं यूनिवर्सल बनाना चाहता हूँ ताकि वो चाइल्ड डोमेन में एक्सेस हो जाए, तो मैं ये यूनिवर्सल बना के उसे एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मेंबर्स ऐड कर सकता हूँ मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में। यहाँ पे मेंबर्स ऑफ, मेरा ये अकाउंट डिनोट कर देगा कि ये किसके मेंबर्स ऑफ हैं या फिर मेरे अकाउंट को किस लेवल के परमिशंस ऑथेंटिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। मैनेज्ड बाय में आपको मैनेजर का नाम भी दे सकते हो या फिर किसी एक यूजर रिक्वायरमेंट की हो मैनेजर का नाम देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाएगा पाथ, सिक्योरिटी आपको दिखाएगी कि कौन कौन से सिक्योरिटीज या फिर कौन कौन से ग्रुप्स डिफाइंड है ऑलरेडी जिनके ऊपर आपको एक्सेस है। एट्रीब्यूट एडिटर दोस्तों आपको फिर वही देगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसे अप्लाई करके ओके करना है, उसी के बाद में ये चेंजेस रेप्लिकेट होंगे। तब तक मुझे एट्रीब्यूट एडिटर में जाने नहीं देगा, तो मुझे ये चेंजेस करने नहीं है, तो मैं बोलूँगा डो नॉट अप्लाई द चेंजेस। जैसे मैंने डो नॉट अप्लाई द चेंजेस किया हूँ, विंडोज एज इट इज रही है और मुझे ये एट्रीब्यूट एडिटर में एंटर करने के लिए दे दिया है। यहाँ पे आप अपने एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट कर सकते हो और डिनोट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। शो इन एड्रेस बुक, आप यहाँ पे यस एड्रेस बुक का पाथ दे सकते हो और उसके अंदर वो ऑफलाइन एड्रेस बुक के अंदर आपको दिखा देगा। इस प्रकार दोस्तों एक्टिव डायरेक्टरी का ये डेफिनेशन और परिभाषा मैंने आपको दिखाई है। आइए दोस्तों, मैं आपको आज कुछ एडिशनली अभी दिखाना चाहता हूँ कि हम अगर कोई भी यूज़र को सर्च करना चाहें एक्टिव डायरेक्टरी में तो वो कैसे सर्च करते हैं डायरेक्टली। तो आइए दोस्तों, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं सॉफ्टटेक पे और फाइंड पे क्लिक कर देते हैं। फाइंड पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऐसा टैब दिखाई देगा। इस टैब में आपको यहाँ पर आप फाइंड के अंदर यूजर, कॉन्टैक्ट एंड ग्रुप्स सर्च करना हो तो आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर सर्च करना हो पर्टिकुलर तो कंप्यूटर पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रिंटर सर्च करना हो तो प्रिंटर पे मिलेगा। शेयर्ड फोल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, कस्टम सर्च और कॉमन क्यूरीज, इनके अंदर से आपको कोई भी अगर सर्च करना हो तो आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हो। कस्टम सर्च भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपके डोमेन रहेंगे। अगर आपके सब डोमेन रहेंगे या फिर पेरेंट और चाइल्ड डोमेन्स हैं तो आप एंटायर डायरेक्टरी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर यूजर आपको ग्लोबली सर्च करना है और वो यूजर कोई भी डोमेन में रह सकता है और आपको पता नहीं है कि वो कौन से डोमेन में है, तो आप एंटायर डायरेक्टरी यूज कर सकते हो। उसके अंदर आपको जितने भी सारे डोमेन्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स रहो या फिर चाइल्ड डोमेन रहो, सारे डोमेन्स एंटायर डायरेक्टरी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप नेम डाल सकते हैं और मैं मेरे हिसाब से डालता हूँ। मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सॉफ्ट यूजर अकाउंट ऑलरेडी है। मैं फाइंड नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये सारे सॉफ्ट अकाउंट्स मिल जाएंगे। एडवांस सर्च के अंदर दोस्तों यहाँ पे मुझे फील्ड्स डालने हैं और कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द यूजर्स और रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हो, कंट्री नेम में यूज कर सकते हो, कंपनी नेम यूज कर सकते हो, कमेंट यूज कर सकते हो, जो भी आपको कोई ध्यान में आए कि अगर पर्टिकुलर ये मुझे फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस का एक यूजर अकाउंट चाहिए, तो हो सकता है आपको कोई नाम याद ना आए, या फिर हो सकता है कि आपको बाइफर्केशन करना है कि पर्टिकुलर कंपनी नेम के इतने यूजर्स मुझे आउटपुट निकालना हो, तो आप यहाँ पे फील्ड चूज कर सकते हैं और अप्लाई करके कंडीशंस अप्लाई करके फाइंड नाउ पे क्लिक करके आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। आप सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर भी 3 टैब हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ 1 by 1। उसके बाद में साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूंगा कि ये डिस्क्रिप्शन और टैब्स कैसे अपन
मॉडिफाई करें। फाइल पे जाएंगे, क्लोज ऑप्शन, दोस्तों क्लोज ऑप्शन एज यूजुअल, अगर हमें क्लोज करना हो तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी और साथ ही साथ ये फाइंड विंडो को हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन डायरेक्टली आप ये यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो ताकि ये विंडो क्लोज हो जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट और इनवर्ट सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, जितने भी मेंबर्स आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट हो जाएंगे, इनवर्ट सिलेक्शन में इनवर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन बट नॉट लिस्ट व्यू में है फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन में देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हैं टेक्स्ट, टाइप और डिस्क्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन और वैल्यू आपका ये फिल्टर हो जाएगा। हम इसे हटा देते हैं। फिर हम अगेन एक बार व्यू पे क्लिक करते हैं। लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट और डिटेल्स, जैसे आपको मैंने बताया वैसे ही ये इंटरफेस यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो ये जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ ये विंडो पे होंगे, फाइंड वाली विंडो पे। आपको अरेंज आइकन्स करना है बाय नेम, बाय टाइप, बाय डिस्क्रिप्शन, तो आपको भी कर सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी अपनी बारी आई है कि हमें ये मॉडिफाई करना है कॉलम्स, तो हम चूज कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों जो भी कॉलम या फिर हमें एडिशनल टैब चाहिए वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस, और मैं इसे ऐड कर देता हूँ और मुझे ये टाइप के पहले चाहिए, डिस्क्रिप्शन और नेम, ये चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ चुके हैं। जितने भी यूजर्स के अंदर ईमेल एड्रेस डिफाइंड है सारे ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएंगे, ताकि आपको यहाँ पे पूरे डीपली जाने की ज़रूरत ना पड़े। सिंपली यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं और फाइंड करने के बाद में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिल सकती है। तो चलिए मैं बताता हूँ ग्रुप पॉलिसी क्या होता है पहले। तो मैं यहाँ पे एक बार ओपन कर लेता हूँ आपके सामने ग्रुप पॉलिसी। मेरा ये सर्वर मैनेजर है। सर्वर मैनेजर में मैं टूल्स में क्लिक करूंगा। टूल्स के अंदर मैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बता देता हूँ। यूजुअली अगर आपने नया सर्वर एज ए डोमेन ज्वाइन किया है और डोमेन कंट्रोलर बनाया है और वहाँ पे ग्रुप पॉलिसी आपने फीचर सेलेक्ट करके ग्रुप पॉलिसी ऐड कर दिया है ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ ए डोमेन कंट्रोलर, उस वक्त आप जैसे आप ग्रुप पॉलिसी ओपन करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट रहेगा। उसके अंदर आपका फॉरेस्ट का नाम रहेगा। तो अपना फॉरेस्ट है softec.com। अब इसे मैं एक्सपांड करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे डोमेन साइट्स, ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग एंड ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट ये दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे डोमेन्स पे क्लिक करना है। जो भी आपके जितने भी चाइल्ड डोमेन रहेंगे या फिर आपके डोमेन रहेंगे वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। तो वहां से मुझे इस पे एक्सपांड करना है। अब देखिए यहाँ पे डोमेन में आपको डोमेन मिल गया। softec.com के अंदर मुझे सिर्फ 2 ही ग्रुप पॉलिसी दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वो 2 ग्रुप पॉलिसीज हैं जो कि हमारे डोमेन पे अप्लाइड है। हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे कोई ग्रुप पॉलिसी डिफाइन की होगी या फिर लिंक हुई होगी तो वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो हम यहाँ पे एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जितने भी आपके ग्रुप पॉलिसीज हैं, टेस्ट ग्रुप पॉलिसी रहने दो या फिर कोई भी डिफाइंड ग्रुप पॉलिसी रहेगी, कोई भी OU के अंदर कनेक्टेड रहेगी, सारे ग्रुप पॉलिसीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो अभी देखिए ये जो मेरा ग्रुप पॉलिसी है डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, वो मेरा डोमेन कंट्रोलर को लगी हुई है। ये देखिए मेरा डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी ये यहाँ पे डोमेन पे लगी हुई है। RDP सेशन लिमिट मेरा डोमेन पे लगा हुआ है। टेस्ट RDP ये मुझे यहाँ पे देखना है कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये कहीं पे नहीं है, तो ये टेस्ट RDP है, मतलब ये अनलिंक्ड ग्रुप पॉलिसी है या फिर स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं हम कि ये इंडिविजुअल ग्रुप पॉलिसी, जो कि हम ये सेटिंग्स कहीं पर भी अप्लाई नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर समझो मैं आपको लिंक भी बता देता हूँ कि ग्रुप पॉलिसी को पर्टिकुलर OU के साथ कैसे लिंक किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अब यूजर है और ग्रुप है और कंप्यूटर्स और एडमिन्स है। कस्टमर्स मेरा एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। अब मुझे ये जो ग्रुप पॉलिसी ये मैंने बना दी है और मुझे इसको लिंक करना है। तो लिंक कैसे करना है, कोई भी मुझे फॉर एग्जांपल ग्रुप्स के अंदर मुझे लिंक करनी है तो मैं ग्रुप्स में जाऊंगा, लिंक एन एग्जिस्टिंग ग्रुप पॉलिसी पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा टेस्ट RDP, इसको ओके कर दूंगा। आप देख सकते हैं कुछ समय में लोकेशन पे आपको नया OU लिंक हुआ दिख जाएगा। चलिए मैं इसे
लिंक डिसेबल करके इसको डिलीट लिंक कर देता हूँ ताकि ये फ्री हो जाए। मैंने ये आपको बताने के लिए किया था। तो ये चीज़ें ग्रुप पॉलिसी के फॉर्मेट में होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि अब ग्रुप पॉलिसी किन किन चीज़ों पे वर्क करता है। तो मेनली ग्रुप पॉलिसी या तो एक यूज़र अकाउंट पे लगेगा या फिर आपके कंप्यूटर्स पे लगेगा। इस ग्रुप पॉलिसी का बेनिफिट ये है कि एक सिंगल ग्रुप पॉलिसी आप मल्टीपल चीज़ों पे, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे, मल्टीपल यूजर्स पे लगा सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेटिंग, अकाउंट लॉकआउट की सेटिंग मैं मेरे सारे कंप्यूटर्स पे भेजना चाहूँगा ताकि कोई भी यूज़र 10 मिनट से आगे लॉगिन ना कर सके या फिर उसका सेशन एक्सपायर्ड हो जाए। क्योंकि होता है कि कोई ऐसे सर्वर्स होते हैं, मैनेजमेंट सर्वर्स होते हैं या फिर आपके कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जिनके अंदर आपका रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन RDP सेशन बहुत ही लिमिटेड होता है और उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 ही लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड किए हों RDP सेशंस के और आपके टीम मेंबर्स 10 लोग हों और 2 मेंबर्स ने एक्टिव सेशन लेके रखा है और एक मेंबर ऑफ है, उस वक्त 2 ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर थर्ड पर्सन आएगा और उस सर्वर का एक्सेस लेना चाहेगा तो उसे एक्सेस डिनाइड देगा क्योंकि उसका लॉगिन सेशन 2 ही लोगों का अलाउड है। तो इन केस, उस केस में आप अपने कंप्यूटर में सेशन एक्सपायर्ड बोल के एक सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और आपके जो डिसकनेक्टेड यूजर्स रहेंगे वो लॉग ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये एक ग्रुप पॉलिसी टूल के माध्यम से हमने बहुत कुछ चीजें अचीव की हैं। तो आइए बढ़ते हैं, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है और मैं यहाँ पे मेंबर सर्वर पे लॉगिन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब आइए देखते हैं कुछ चीज़ें। मैं पावरशेल ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे और देखिए, मुझे अगर मेरे डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे देखना है कि कौन कौन सी पॉलिसीज अप्लाइड हो रही है या फिर कौन कौन सी ग्रुप पॉलिसीज आ रही है डोमेन कंट्रोलर से, तो उसके लिए मैं आपको एक कमांड बताता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है सिंपल RSOP.MSC भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं RSOP एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। ये जो मेरा लाइव नॉलेज है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ मैं। तो आप RSOP टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर कर देंगे आपको RSOP का ये पॉपअप आ जाएगा। RSOP का लॉन्ग फॉर्म भी यहाँ पे मिल जाएगा, रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसीज, और यहाँ पे देखिए इज बीइंग प्रोसेस्ड। थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे वेट करोगे आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख लेना है कि अगर कोई भी सेटिंग्स आपके ग्रुप पॉलिसी के माध्यम से आ रही है और आपको पता नहीं है कि ग्रुप पॉलिसी कौन से OU या फिर कौन से ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो आप सीधा सीधा उस OU के पाथ में जाके आप देख सकते हैं कि वो ग्रुप पॉलिसी कौन से लिंक से या फिर सोर्स से आ रही है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड पॉलिसीज डिफाइन करना चाहता हूँ मेरे मेंबर सर्वर के लिए। अभी आपको दिख रहा होगा ये इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोर्स GPU कुछ नहीं है और कंप्यूटिंग सेटिंग्स नॉट डिफाइंड है, लेकिन जी हाँ, ये डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी में ये डिसेबल्ड है और ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, इसीलिए देखिए सोर्स GPU यहाँ पे मिल गया है। तो अभी भी मैं बता रहा था कि सोर्स GPU जो भी रहेगा वो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी और ये ग्रुप पॉलिसी का नाम रहेगा, ताकि आप इजीली आपके डोमेन कंट्रोलर में जाके देख सकते हैं कि डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी कौन सी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे एक लाइव एग्जांपल के लिए। तो अभी मुझे ये देखना है कि एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, मैक्सिमम पासवर्ड एज, ये मुझे पासवर्ड डिफाइन करने हैं, लेकिन वो मुझे ग्रुप पॉलिसी के थ्रू अचीव करना है। तो वो कैसे करेंगे, आइए चलो बढ़ते हैं डोमेन कंट्रोलर पे। यहाँ पे देख सकते हैं softtek.com है और मेरा डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी और RDP सेशन है। चलिए मैं RDP सेशन पे ही राइट क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग्स देख लेते हैं कुछ है या डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये कुछ RDP सेशंस की लिमिट डिफाइन, मतलब ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं अपनी मशीन पे। तो चलिए बढ़ते हैं। ये इस RDP सेशन लिमिट पे मैं राइट क्लिक करूँगा और एडिट पे क्लिक कर लूँगा। जैसे एडिट पे क्लिक करूँगा इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन है। ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि आपका जो भी मशीन पे आपको सेटिंग्स अप्लाई करनी है तो आप एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे करोगे। जो भी कोई यूज़र अकाउंट के
थ्रू आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप यूज़र अकाउंट के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस में जाके आप कंट्रोल पैनल को भी कंट्रोल कर सकते हो, विंडोज सेटिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, ड्राइव मैप भी कर सकते हो, रजिस्ट्री भी अप्लाई कर सकते हो। और ये किस पे यूज़ अप्लाई होगी, जो भी यूज़र अकाउंट रहेगा उसके थ्रू आपका सेशन लिया जाएगा और वहाँ पे आपकी ग्रुप पॉलिसीज पुश हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हमारे रिक्वायरमेंट हम ऐसे फुलफिल करते हैं कि हमारा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है और पॉलिसीज़ के अंदर जाना है, विंडोज सेटिंग्स एक्सपांड करना है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स मिल जाएगी और यहाँ से मुझे अकाउंट पॉलिसीज़ मिल जाएंगे और यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी रहेगा। अभी देखिए मैं इनका पांचों का महत्व या फिर इम्पोर्टेंस बताता हूँ। जो भी चीज़ें हैं, इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, इसको मैं डबल क्लिक कर लूँगा या फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि दिस सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिक न्यू पासवर्ड्स दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद एन यूजर अकाउंट बिफोर एंड ऑल पासवर्ड कैन बी रीयूज्ड. The value must be between 0 to 20 for password. Policy enabled administrator to enhance security by ensuring that all passwords are not reused continuously. Enforce password history ये वो चीज़ है कि अगर मेरे पास कोई पासवर्ड मैंने अप्लाई किया है और वही पासवर्ड अगर मैं रीयूज करता हूँ तो मुझे ये डोमेन कंट्रोलर डिसअलाउ करना चाहिए और मुझे वो पासवर्ड सेम पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो कितने इटरेशन तक हम ओल्ड पासवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर डालना है। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे डिफाइन पॉलिसी में यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया तो मैं 3 टाइम तक मेरे रिपीटेटिव पासवर्ड यूज नहीं कर सकता। 4th टाइम पे मैं फर्स्ट वाला पासवर्ड यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ABC है, DEF है, GHI है। तो जब तक मैं GHI के टाइम पे 3rd टाइम पे ABC है पासवर्ड रीसेट कर दिया, CDE डाल दिया और 3rd टाइम पे मैं अगर ABC डाल रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा इन्फोर्स पासवर्ड पॉलिसी हिस्ट्री अपडेटेड रहेगा। तो मैं 3rd अटेम्प्ट से बोलता हूँ ओके कर देता हूँ। मैक्सिमम पासवर्ड एज एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और देख लेंगे कि ये मैक्सिमम पासवर्ड एज होता क्या है। पासवर्ड सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइंस द पीरियड ऑफ द टाइम इन डेज दैट अ पासवर्ड कैन बी यूज्ड बिफोर द सिस्टम रिक्वायर्स द यूजर टू चेंज इट। तो ये मैक्सिमम पासवर्ड एज जो कि आपको कितने दिनों में आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। तो आप 30 डेज भी कर सकते हो, 90 डेज भी कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट 1 डे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, डिफाइन करूँगा और इसमें 30 डेज के बाद में मेरा पासवर्ड रीसेट होना चाहिए या फिर रीसेट के लिए मुझे बोलना चाहिए। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो इसी के साथ देख सकते हैं आप मिनिमम पासवर्ड एज भी बोल रहा है। तो मिनिमम पासवर्ड एज 29 डेज होगा। इसका मतलब ये होता है कि 30 डेज लगेंगे आपके पासवर्ड के एक्सपायर होने के लिए, लेकिन 29 डेज तक आपका ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और 30th में आपको मिनिमम लेंथ में 1 डे सजेशन रहता है प्रायर। तो हम क्या करेंगे, इसको ओके करके यहाँ पे 29 डेज ना करते हुए हम मिनिमम एज हम रख लेते हैं। एक बार मिनिमम पासवर्ड एज का भी पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में हम नंबर डिफाइन कर लेंगे। द सिक्योरिटी सेटिंग डिटरमाइंस द पीरियड ऑफ टाइम दैट द पासवर्ड मस्ट बी यूज्ड बिफोर द यूजर कैन चेंज इट। यू कैन सेट अ वैल्यू बिटवीन 1 to 998 days और allow the changes immediately। ये मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो एक अलग बात है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो आप 29 दिन तक ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 30 जैसे दिन 30 दिन यहाँ पे कवर होगा, आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। मिनिमम पासवर्ड लेंथ, अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन पे जाता हूँ। सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ पासवर्ड फॉर अ यूजर अकाउंट्स मे कंटेन्स। यू कैन सेट अ वैल्यू ऑफ बिटवीन 1 and 20 कैरेक्टर्स और यू कैन एस्टैब्लिश दैट नो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड बाय सेटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू 0। तो देखिए इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर मिनिमम पासवर्ड लेंथ आप 0 रख देंगे तो आपका ये
ग्रुप पॉलिसी ऐसे वर्क करेगा कि आपको पासवर्ड डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई यूज़र अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसका पासवर्ड भी नहीं देते हैं तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ यूज़र के लिए एक एनफोर्स करना है सिक्योरिटी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिनिमम स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर 7 डाल देता हूँ, ठीक है, और इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का जो आता है ये देखिए, द सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइंस वेदर पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स। तो ये यस होना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे को ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि इंग्लिश अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, 10 डिजिट 0 to 9 कोई भी नंबर होना चाहिए, और अल्फ़ाबेट स्पेशल कैरेक्टर्स हम जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए। इनके अंदर से ही हमारा पूरा पासवर्ड, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हमारा पासवर्ड स्टैंडर्ड पासवर्ड कहलाएगा और हमारे अकाउंट को अलाउ करने देगा। तो यहाँ पे मैं इनेबल कर देता हूँ इसे और अप्लाई कर देता हूँ। आइए अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी में जाते हैं। अब समझो मेरा अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, दिस सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मिनट्स a lockout account remains lockout before automatically being unlocked। तो अगर समझो मेरा अकाउंट लॉकआउट होता है और मैं अनलॉक नहीं करता हूँ तो कितने टाइम तक मेरा अकाउंट लॉकआउट होना चाहिए वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे मिनट्स डिफाइन कर सकते हैं, 30 मिनट्स कर सकते हैं या फिर 1 आवर भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैं 30 मिनट्स करता हूँ। यहाँ पे देखिए अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड और रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिस्पॉन्स डिफाइंड होता है। तो मैं यहाँ पे चेंज भी करूँगा आगे जाके। अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब देखिए ये अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड ये क्या होता है, द सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइंस द नंबर ऑफ फेल्ड लॉगऑन अटेम्प्ट्स दैट कॉज अ यूजर अकाउंट्स टू बी लॉक्ड आउट। इसका बोलना ये है कि अकाउंट आपका लॉकआउट थ्रेशोल्ड जो भी है, मतलब कि अगर आपका अकाउंट लॉकआउट हो रहा है तो कितने टाइम पे अकाउंट लॉकआउट होना चाहिए वो आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अकाउंट लॉकआउट मेरा 5 टाइम नहीं, मैं अगर 3 टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ तो 4th टाइम पे मेरा अकाउंट लॉकआउट हो जाना चाहिए। मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर। तो ये मुझे 30 मिनट्स देना है या फिर 60 मिनट्स देना है या फिर ऑन द बेसिस या फिर रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट आप वो नंबर दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, जो भी अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन रहेगा उसी के अंदर ये 30 मिनट्स ऐड हो जाएगा। इसे मैं ओके कर देता हूँ। अभी देखिए ये मैंने मेरे डोमेन कंट्रोलर पे असाइन कर दिया है, इसे मैं क्लोज कर दूँ और आप देख सकते हैं मैं RDP सेशन लिमिट्स पे अप्लाई किया हूँ। मुझे देखना है कि ये स्कोप क्या है मेरा। तो ये मेरा पूरा डोमेन पे है और लिंक्ड है, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स पे है। तो चलिए मैं मेंबर सर्वर पे जाता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे मुझे GP अपडेट /force और एंटर कर देना है। देखिए मेरा कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यूजर पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, लेकिन ये मुझे लॉग ऑफ के लिए बोल रहा है। तो मैं इसे लॉग ऑफ कर देता हूँ Y प्रेस करके। मेरा लॉग ऑफ हो गया, मैं लॉग इन बैक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ और मेरा सर्वर भी पूरा अपडेट हो चुका है। आइए मैं ग्रुप पॉलिसी ओपन करता हूँ। यहाँ पे मुझे टाइप करना RSOP। अभी ये देखना है कि हमारी जो ग्रुप पॉलिसी हमने पुश की थी वो एनेबल्ड हुई है या नहीं हुई है। ये देखिए कंसिडर चेंजिंग योर पासवर्ड, तो वो जो GPO आई थिंक अप्लाई हो चुकी है। मेरा 30 डेज भी हो चुका है। बिफोर 30 डेज, प्रायर टू 5 डेज मुझे रिस्पॉन्स कंसिडर चेंजिंग योर पासवर्ड का नोटिफिकेशन दे देगा। तो आइए बढ़ते हैं विंडोज सेटिंग्स में। हमारा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी था। विंडोज सेटिंग्स में सिक्योरिटी सेटिंग्स, अकाउंट पॉलिसीज, और आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि मेरा RDP सेशन लिमिट में जो भी मैंने डिटेल्स सेट की थी ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आ चुकी हैं। चलिए मैं अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी भी देख लेता हूँ। 30 मिनट्स इनवैलिड लॉग ऑन अकाउंट्स, 30 मिनट्स मेरा लॉकआउट रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर का दिया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं हम एक चीज पे, इस पे हम साइन आउट कर देंगे और 3 अटेम्प्ट्स हमारे दिए हुए हैं अकाउंट को लॉकआउट होने के लिए। तो मैं चलिए लॉगिन करता हूँ, टेस्ट अकाउंट, और मैंने ये पासवर्ड डाल दिया। ये मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट बता रहा है और मैं यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊँगा। मेरा ये डोमेन कंट्रोलर का एक्टिव डायरेक्टरी है। यहाँ पे मैं यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा टेस्ट अकाउंट और देखना मुझे अकाउंट सेटिंग्स अनलॉक्ड है। ओके, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके, इनकरेक्ट। मैं थर्ड अटेम्प्ट ट्राई करने से पहले एक बार और चेक कर लेता हूँ, अकाउंट अनलॉक्ड है। चलिए थर्ड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप पॉलिसी अकाउंट लॉक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट अनलॉक करना है, ये पूरा कंप्लीटली लॉकआउट हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई भी पासवर्ड डालूंगा तो मुझे लॉक दिखाएगा, रेफरेंस अकाउंट इज करंटली लॉक्ड आउट एंड मे नॉट बी लॉक्ड ऑन इट। तो मुझे यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी में जाना है और इसे अनलॉक करना है। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, इसमें देखता हूँ तो ये अनलॉक्ड है। अब मैं अगर करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ तो ये मुझे लॉगिन करने दे देगा। देखिए, तो ये जो ग्रुप पॉलिसी है, एक ग्रुप पॉलिसी मेरे मल्टीपल कंप्यूटर्स पे डिफाइन कर सकते हैं और ग्रुप पॉलिसी मेनली वर्क होती है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स पे, जिसके थ्रू आप अपने यूजर्स को बाइफरकेट भी कर सकते हो। अगर कोई यूजर डिपार्टमेंट वाइज है तो आप डिपार्टमेंट वाइज भी उसे ग्रुप पॉलिसी में डाल सकते हो। आप ऑथेंटिकेटेड यूजर्स में ग्रुप बना के, सिक्योरिटी ग्रुप बना के उसके अंदर नए मेंबर भी ऐड करके डिफाइंड और लिमिटेड यूजर्स के मशीन पे भी ये ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों पूरे एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप पॉलिसी पूरा सेशन इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है और ये आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू।